चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था और यहाँ पर हम मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाए कि मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है, तो संथाल जनजाति के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था है उसको हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था कहते हैं। अन्य सामाजिक व्यवस्था की ही भांति इस व्यवस्था में भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सामूहिक एवं पारिवारिक जीवन में बचपन से ही नियम एवं उपनियमों की सीख प्रदान की जाती है। इसकी अवहेलना करने पर, यानी कि नियम को नहीं मानने पर, ठीक है, पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के दंड प्रदान किए जाते हैं। इसमें शारीरिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार के दंड सम्मिलित हैं। संथालों ने इस शासन व्यवस्था को सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया, जिसकी राजनीतिक शासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक है। ठीक है, अब ये जो ऊपर आपका परिचय रिलेटेड दिया हुआ है, इसमें से क्या क्या प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखिए, ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है किस जनजाति से संबंधित है, संथाल जनजाति, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था, इसको संथाल जनजाति के लोगों ने किस जनजाति से ग्रहण किया है। तो ध्यान रखिए, सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया है। ठीक है, और इनकी जो राजनीतिक शासन व्यवस्था अत्यंत लोकतांत्रिक प्रकार की है। ठीक, अब आइए इस शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद संगठन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पद है, जो संगठन है, वो है मांझी। ठीक है, तो मांझी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको देखते हैं। पहला पॉइंट है, इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है। प्रत्येक गांव की एक, जैसे मान लीजिए 10 गांव है। ठीक है, तो हर एक पंचायत में 10 गांव का एक पंचायत होगा। जैसे 10 गांव है तो हर एक गांव का एक पंचायत होगा। ठीक है, और उस पंचायत के प्रधान को हम लोग मांझी कहेंगे। ठीक है, उस पंचायत के प्रधान को क्या कहेंगे, मांझी कहेंगे। ठीक है, यह गांव की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। मांझी को सफलतापूर्वक शासन संचालित करने हेतु विभिन्न प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो क्या मांझी को न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है, तो बोलेंगे हाँ, मांझी को न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रशासनिक अधिकार तथा न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार मांझी को प्राप्त होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यह ग्राम पंचायत के माध्यम से, यानी ग्राम पंचायत की ये हेड होते हैं। ठीक है, मांझी कौन होते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के हेड कौन होते हैं, मांझी होते हैं। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत के माध्यम से क्या करते हैं, ज़मीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़ा, ठीक है, तो ऐसे जो मैटर्स होते हैं उनको सुलझाने का काम करते हैं। केवल एक चीज़ छोड़कर, हत्या का अगर मामला है तो उसमें ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर गांव का लगभग सभी मामला उनको निपटाने का काम मांझी करते हैं। ठीक है, हत्या के मामले में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होता है। ठीक है, मांझी को लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंधी स्थापित करने तक का अधिकार प्राप्त है। तो इतना पॉइंट आपको मांझी से याद रखना है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रामाणिक या प्राणिक। मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन प्रामाणिक द्वारा किया जाता है। इसे उपमांझी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, जैसे राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति, तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, राष्ट्रपति किसी काम बस बाहर चले गए हैं अपने पद, यानी कि ये देश में नहीं है अभी। ठीक है, तो ये पद तो अभी खाली है, तो इनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो इनकी अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इनके पद को संभालेंगे कौन, उपराष्ट्रपति। ठीक है, कौन, तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है ना प्रामाणिक का पद है। ठीक है, अगर मांझी अनुपस्थित हैं तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे, तो वो प्रामाणिक या प्राणिक करेंगे। तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा हुआ है कि मांझी की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संचालन प्रामाणिक या फिर प्राणिक द्वारा किया जाता है। और जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है ना, तो इसी प्रकार मांझी उपमांझी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर उपमांझी को क्या बोला जा रहा है, प्रामाणिक बोला जा रहा है। ठीक है, तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में उपमांझी किसको कहते हैं, तो उपमांझी, ऑप्शन दे देगा कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में उपमांझी किसे कहा जाता है। ऑप्शन रहेगा प्रामाणिक को, गुड़ैत को, ठीक है, पाहन को, या फिर मांझी को। तो किसके कहेंगे, तो याद रखिए प्रामाणिक को उपमांझी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगला पद समझते हैं, गुड़ैत या गुड़ाइत। गुड़ैत या गुड़ाइत के बारे में याद रखिए, मांझी का सचिव होता है। ठीक है, मांझी के सचिव के रूप में कौन काम करता है, गुड़ैत काम करता है।
ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने का कार्य गुड़ैत द्वारा ही किया जाता है। यह लोगों को विभिन्न अवसरों पर एक स्थान पर एकत्रित करता है। यह गांव के परिवार से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करता है। तो गुड़ैत से कैसे कैसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न यही पूछेगा कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी के सचिव को क्या कहते हैं। तो मांझी के सचिव को गुड़ैत कहा जाता है। गुड़ैत जो होता है ये मांझी का सचिव होता है। अच्छा, उप मांझी किसे कहते हैं। तो याद रखिए, उप मांझी ये प्रमाणिक को कहा जाता है। ठीक है, देखिए गुड़ैत से आपको पहला पॉइंट तो मांझी का ये सचिव होता है, ये पॉइंट तो याद रखना ही है। साथ ही साथ आप गुड़ैत को एज ए मैसेंजर याद रख सकते हैं। मैसेंजर मतलब संदेश वाहक, सूचना पहुंचाने का ये काम करता है जो गुड़ैत होता है। तो प्रश्न आपको पूछ सकता है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में सूचना पहुंचाने का काम कौन करता है। ठीक है, तो सूचना पहुंचाने का काम आपका गुड़ैत करता है, गुड़ैत या फिर गुड़ाइत करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्लियर पॉइंट लिख दिया गया है कि ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने का कार्य गुड़ैत द्वारा किया जाता है। यह लोगों को विभिन्न अवसरों पर एक स्थान पर एकत्रित करता है। ठीक है, यह गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करता है। तो यहाँ पर गुड़ैत या गुड़ाइत को आप संदेश वाहक के रूप में भी याद रख सकते हैं। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में, ठीक है, किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने का कार्य कौन करता है। तो गुड़ैत करता है। तो अभी तक हमने कौन कौन से पद को समझा। एक हमने मांझी के बारे में जाना जो कि ग्राम पंचायत का हेड होता है। दूसरा हमने प्रमाणिक के बारे में जाना। प्रमाणिक, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इसका यही इम्पोर्टेंस है कि जब मांझी नहीं रहेगा तब उनके कार्यों का संचालन कौन करेगा। तो प्रमाणिक करेगा। ठीक है, तब उनके कार्यों का संचालन कौन करेगा। प्रमाणिक करेगा। और प्रमाणिक, इनको हम लोग उपमांझी बोलते हैं। इनको हम लोग उपमांझी, मांझी और उपमांझी कौन होता है। प्रमाणिक होता है। गुड़ैत का क्या इंपॉर्टेंस है। तो गुड़ैत याद रखिए, यह गुड़ाइत ये जो है ये सचिव होता है, मांझी का सचिव होता है। ठीक है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये मैसेंजर, एज ए मैसेंजर के रूप में काम करता है। एज ए मैसेंजर यानी संदेश वाहक के रूप में आपका काम करता है। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, जोग मांझी। अब जोग मांझी, इस शासन व्यवस्था में जोग मांझी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मांझी की सहायता करने हेतु एक सहायक होता है। मांझी की सहायता करने के लिए एक सहायक होता है जिसे जोग मांझी कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, जोग मांझी कहा जाता है। यह जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है। साथ ही यह विवाह संबंधी मामलों को सुलझाता है। तो जोग मांझी क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखिए, जोग मांझी ये मांझी की सहायता करने हेतु एक सहायक होता है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में मांझी के सहायक को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जानते हैं फंसाने के लिए प्राणिक, गुड़ैत और जोग मांझी। बहुत लड़का यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएगा प्राणिक और जोग मांझी में। तो यहाँ पर आपको एकदम कहीं एक नोट टाइप में लिख के रख लेना है कि जो मांझी का सहायक वो जोग मांझी होता है। और प्राणिक क्या होता है। तो प्राणिक उपमांझी होता है। उपमांझी ठीक है, वो सहायता नहीं करता है। तो क्या करता है भाई, तो वो जब मांझी अपने पद पर नहीं रहता यानी कि अनुपस्थित रहता है तब उनके कार्यों का संचालन करता है। ठीक है, तब उनके कार्यों का संचालन करता है। और जोग मांझी याद देखिए, ये सहायक होता है। मतलब मांझी कार्य कर रहा है, उनके पास 3 से 4 केस आ गया। एक मान लीजिए कि तलाक से संबंधित केस आ गया, चोरी का आ गया, चपाटी का केस आ गया, तो वहाँ पर बर्डन ज़्यादा होगा। तब वहाँ पर सहायक, एज ए सहायक जो है सेक्रेटरी के रूप में जोग मांझी यहाँ पर काम करेगा। तो मांझी की सहायता हेतु एक सहायक होता है। सहायक को क्या बोलते हैं, प्राणिक बोलते हैं। नहीं, प्राणिक तो वो उप मांझी को बोलते हैं, जोग मांझी को सहायक बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। यह जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का काम करता है। साथ ही विवाह संबंधी मामलों को सुलझाता है। तो पूछेगा कि जोग मांझी विशेष रूप से क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देता है कौन, जोग मांझी। कौन, जोग मांझी। और ये मांझी का क्या होता है, सहायक होता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अंतर याद रखिएगा जोग मांझी और प्रमाणिक में। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है आपको सिर्फ। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, जोग प्राणिक। अब जोग प्राणिक क्या है, यह जोग मांझी की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का संचालन करता है। देखिए, जैसे अभी हमने मांझी पढ़ा, ठीक है, तो मांझी अगर अनुपस्थित नहीं रहेगा तो उनके कार्यों को कौन संभालेगा। तो उनके कार्यों को संभालने का काम करेगा आपका प्राणिक। ठीक है,
वहीं अगर जोग मांझी अपने पद पर नहीं रहेगा, जोग मांझी अगर जोग मांझी अपने पद पर नहीं है, तब इनके बदले कौन काम करेगा? जोग प्राणिक काम करेगा, जोग प्राणिक। ठीक है, अगर मांझी अनुपस्थित है तो काम कौन करेगा? प्राणिक करेगा। और जोग मांझी अनुपस्थित है तो काम कौन करेगा? जोग प्राणिक करेगा। ठीक, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे परगनैत। परगनैत क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो इस व्यवस्था में 15 से 20, एक सेकेंड देखिए, इस व्यवस्था में 15 से 20 गांव को आपस में मिलाकर परगना निर्मित होता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है, इसके अंतर्गत 15 से 20 गांव को आपस में मिलाकर परगना निर्मित होता है, जिसका प्रधान जो है परगनैत कहलाता है। विभिन्न गाँव के बीच में विवादों का निपटारा परगना में किया जाता है। विभिन्न गाँवों के बीच विवादों का निपटारा कहाँ किया जाता है? परगना में। परगना की एक विशेषता याद रखिएगा, यह 15 से 20 गाँव को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। परगना की विशेषता क्या है? तो परगना ये 15 से 20 गाँव को आपस में मिलाकर बनाया जाता है, और परगना के प्रधान को हम लोग परगनैत बोलते हैं। परगनैत क्या है? तो परगना के प्रधान को परगनैत बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला है हमारा देश मांझी या मोढ़े मांझी। देश मांझी या मोढ़े मांझी यह परगनैत का सहायक होता है। ठीक है, अच्छा परगनैत बोलते किसको है बताइए? पहले ये बताइए हमको। परगनैत उसको बोलते हैं जैसे 15 से 20 गांव को मिलाकर क्या बनता है? परगना बनता है। ठीक है, और उस परगना के हेड को क्या बोलेंगे? परगनैत बोलेंगे। तो परगनैत, मान लीजिए परगनैत एक बड़ा पद है, तो उसकी सहायता करने के लिए कोई चाहिए ना, तो उनकी सहायता करने के लिए एक पद बनाया गया देश मांझी या मोढ़े मांझी। तो देश मांझी या मोढ़े मांझी ये क्या करता है? तो ये परगनैत की सहायता करता है, यानी कि ये परगनैत का सहायक होता है। जो देश मांझी या मोढ़े मांझी है ये परगनैत का सहायक होता है। ठीक है, जो 5 से 8 गांव का प्रधान होता है। ठीक ना, जो देश मांझी या मोढ़े मांझी है ये 5 से 8 गांव का प्रधान होता है। इस प्रकार एक परगनैत के एक से अधिक सहायक होते हैं। जो मामला मांझी द्वारा नहीं सुलझ पाता उसे देश मांझी को भेज दिया जाता है। जो मामला मांझी नहीं सुलझा पाते हैं, नहीं सुलझ पाता है उनके द्वारा, तो वो मामला देश मांझी को भेज दिया जाता है तथा देश मांझी की पंचायत में अनसुलझे मामलों को परगनैत को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ये इस प्रकार यह व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के समरूप प्रतीत होती है। तो पूछेगा क्या मांझी परगना शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के समरूप है? हाँ या ना? बोलेंगे हाँ है। ठीक है, क्यों, किस आधार पे हम लोग इसको लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के समरूप बता रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए मांझी कोई मामला नहीं सिमटा पा रहा है तो उसको हम लोग किसको हस्तांतरित कर देते हैं? तो देश मांझी को। ठीक है, देश मांझी को भेज देते हैं कि भैया लो तुम सुलटाओ इसको। और अगर देश मांझी नहीं सुलटा पा रहा है किसी मामलों को तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं परगनैत को। जैसे अपने न्याय प्रणाली को ले लीजिए, जैसे सत्र न्यायालय में। ठीक है, सत्र न्यायालय में अगर कोई मामला नहीं सुलझता है तो उसको हम लोग हाई कोर्ट में भेजते हैं। ठीक है, अब वो हाई कोर्ट में भी अगर मान लीजिए न्याय नहीं मिलता तो ऊपर जब भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उस प्रकार से कुछ यहाँ पर इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला हमारा है दिसूम परगना। यह परगनैत से उच्च स्तर पर अवस्थित होता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनैत से उच्च स्तर पर कौन होता है? तो दिसूम परगना होता है। परगनैत से उच्च स्तर पर कौन होता है? दिसूम परगना होता है। जिन मामलों का निवारण परगनैत की सभा में नहीं होती उसे दिसूम परगना को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। जो दिसूम परगना है ना, ये सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे भगदो प्रजा। अब ये भगदो प्रजा, इसका क्या इम्पोर्टेंस है इस व्यवस्था के अंतर्गत? तो देखिए, झगड़ों के निपटारा में गांव के कुछ वरिष्ठ लोग से विचार विमर्श किया जाता है, जिन्हें भगदो प्रजा कहा जाता है। भगदो प्रजा यानी झगड़ा के निपटारा में गांव के कुछ वरिष्ठ, यानी कि जो भी बड़े लोग हैं, ठीक है, या फिर जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, बड़े बुजुर्ग हैं, तो वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है और इन्हीं को भगदो प्रजा। तो पूछेगा भगदो प्रजा किनको कहते हैं? तो झगड़ा के निपटारा में गांव के जो वरिष्ठ बुजुर्ग लोग हैं तो उनसे विचार विमर्श किया जाता है और इसी को हम लोग भगदो प्रजा कहते हैं। अगला एक इम्पॉर्टेंट आपका जो पद है लासेर टंगाए। अब लासेर टंगाए इसका क्या मतलब होता है? तो गाँव के प्रहरी की भांति कार्य करता है। याद रखिए, जो लासेर टंगाए है ये गाँव के प्रहरी की भांति कार्य करता है। ठीक है, जो बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करता है। तो पूछ लेगा कि
बाबू एक बात बताओ, जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है इसमें लाशें टंगाई क्यों महत्वपूर्ण है, लाशें टंगाई का क्या काम है? तो बोलेंगे सर जो लाशें टंगाई होता है ना, ये गांव के प्रहरी की भांति कार्य करता है, यानी कि गांव की सुरक्षा करता है, बाहरी आक्रमण से गांव को बचाता है। ठीक है, तो प्रहरी की भांति कौन काम करता है? लाशें टंगाए काम करता है। अगला है चौकीदार। मांझी परगना शासन व्यवस्था में चौकीदार का क्या महत्व है? तो देखिए यह पुलिस की भांति कार्य करता है, जो मांझी के आदेशानुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है। अगला है नायके। गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। धार्मिक अपराधों पर फैसला नायके द्वारा किया जाता है। देखिए ये जो नायके का पद है यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का जो धार्मिक प्रधान है उसको क्या कहते हैं? तो गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? नायके। इसको आप रट के एकदम पूरा खा जाइए इसको। क्यों? क्योंकि आगे भी अगर अन्य कोई शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें धार्मिक प्रधान को कुछ और कहा जाएगा। तो एक आप लिस्ट बना लीजिए कि हाँ मांझी परगना में जो धार्मिक प्रधान है नायके कहते हैं। ठीक है ना, फिर आप पढ़ा पंचायत में ये कहते हैं, तो एक लिस्ट बना लीजिए कि किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, तो आपको कन्फ्यूजन जो है नहीं होगा। ठीक है, फिर याद रखिए धार्मिक अपराधों पर फैसला नायके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, फिर आपको कुड़ाम नायके, यह उपनायके की भांति काम करता है। कुड़ाम नायके जो है ये उपनायके की भांति काम करता है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में उपनायके की भांति कौन काम करता है? कुड़ाम नायके। कौन? कुड़ाम नायके। यह गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कैसे बनाएगा कुड़ाम नायके से? बोलेगा कि मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंदर गांव से बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराने का काम कौन करता है? नायके, कुड़ाम नायके, भगदो प्रजा। तो क्या आंसर करिएगा? कुड़ाम नायके। कुड़ाम नायके क्या करता है? तो गांव से बाहर जो देवी देवताओं का पूजा पाठ कराने का जो काम है वो कुड़ाम नायके करता है, और ये उपनायके की भांति काम करता है। अगला है करेला दंड। यह सबसे हल्का दंड है जिसके तहत अपराधी पर 5 से 150 का दंड लगाया जाता है। करेला दंड में अपराधी पर 5 से 150 रुपया तक का दंड लगाया जाता है। तो ये आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पर देखिए कुछ मतलब कि हिंट मैंने लिखा हुआ है। मांझी परगना में भगदो प्रजा को भूमि नहीं दी जाती। ठीक है, तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में भगदो प्रजा जो होते हैं, ठीक है, झगड़ों का निपटारा करने के लिए गांव के जो वरिष्ठ बुजुर्ग होते हैं तो उनको हम लोग भगदो प्रजा, और उनको भगदो प्रजा को भूमि नहीं दी जाती। मांझी परगना शासन व्यवस्था में भगदो प्रजा को क्या भूमि देते हैं? नहीं, उनको भूमि नहीं दी जाती। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बिटलाहा। देखिए अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा? तो करेला दंड पढ़ा, जो कि सबसे हल्का दंड होता है मांझी परगना शासन व्यवस्था में। अगला दंड है हमारा बिटलाहा। बिटलाहा इस शासन व्यवस्था की सबसे कठोर सजा है जो यौन अपराधों के दोषी को दिया जाता है। बिटलाहा के तहत यौन अपराधी को पूर्ण तो याद रखिए कहाँ थे हम लोग? बिटलाहा के तहत यौन अपराधी को पूर्ण बहिष्कार करते हुए उसे गांव से निकाल दिया जाता है। दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर बिटलाहा की जो सज़ा है इसको समाप्त करने का भी प्रावधान है। ठीक है, अगला है लोबीर सेंद्रा। अब लोबीर सेंद्रा क्या है? इस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। लोबीर सेंद्रा इस शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक शासन व्यवस्था। पूछेगा कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको लोबीर सेंद्रा कहते हैं। उसको हम लोग लोबीर सेंद्रा, ये सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जैसे कि अभी अपने भारत में सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट है, तो उसी प्रकार मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है वो लोबीर सेंद्रा है। तो लोबीर सेंद्रा एज ए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर काम करता है। जो लोबीर सेंद्रा है ना, तो लोबीर सेंद्रा ये सुप्रीम कोर्ट की भांति यहाँ पर काम करता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला हमारा है सेंद्रा बेंसी। सेंद्रा बेंसी क्या है? इस शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को बोलते हैं। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं आप, तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछे कि लोबीर सेंद्रा क्या है, तो लोबीर सेंद्रा आपको याद रखना है। लोबीर सेंद्रा आपका जो है ये सर्वोच्च न्यायिक संस्था, लोबीर सेंद्रा एज ए सुप्रीम कोर्ट, और वही सेंद्रा बेंसी याद रखिएगा। बेंसी, तो बेंसी ये शिकार परिषद होता है। जैसे बंसी से मछली मारने का काम करते हैं, तो उसी पर सेंद्रा बेंसी, बेंसी को बंसी प्रोनाउंसिएट करिए, तो बेंसी
शिकार करने, मछली का शिकार करने के लिए बंसी का यूज करते हैं, सेंद्रा बेंसी, शिकार परिषद। ठीक है, तो इससे आपको याद रह जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो जैसे भगदो प्रजा को छोड़कर शेष सभी पदधारियों को इस शासन व्यवस्था में भूमि प्रदान की जाती है। देखिए अभी तक हमने परगनैत पढ़ा, गुड़ैत पढ़ा, ठीक है, भगदो प्रजा के बारे में पढ़ा, ठीक है, लासेर टंगाई के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर जितने भी पद हमने पढ़ा, भगदो प्रजा के बारे में भी हमने पढ़ा, यहाँ पे सभी को भूमि प्रदान की जाती है, बशर्ते भगदो प्रजा को छोड़कर। भगदो प्रजा को भूमि प्रदान नहीं की जाती। इस शासन व्यवस्था में भागसीम के अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। तो जो माझी परगना शासन व्यवस्था है, इसमें अधिकारियों का चुनाव किस अवसर पर करते हैं? भागसीम। किस अवसर पर भाई? भागसीम के अवसर पर। यूल रूल्स 1856 के नियम के आधार पर माझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप हाईलाइट करके अच्छे से लिख लीजिए कि माझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी किस नियम के आधार पर? तो याद रखिए यूल रूल्स 1856 के आधार पर। यूल रूल्स 1856 के आधार पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट शासन व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो भारत की पहली गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कौन सी है? तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। भारत की जो प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था वो है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। चलिए इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, ये किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था है? हो जनजाति की। कौन से जनजाति की? तो हो जनजाति की। इस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। तो भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में हम लोग किस चीज़ जानते हैं? तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को। इस शासन व्यवस्था को एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। देखिए इससे पहले हम लोगों ने अभी जो पढ़ा माझी परगना शासन व्यवस्था, तो उसको मान्यता किस नियम के आधार पर दिया गया था? तो यूल रूल्स 1856 के आधार पर। यूल रूल्स 1856 के आधार पर। लेकिन ये जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, इसको जो मान्यता दी गई वो विल्किंसन के आधार पर, थॉमस विल्किंसन द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई थी, इस मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को। ठीक है, हो जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। जो हो जनजाति है ये किस समाज की उपशाखा है? तो मुंडा समाज की ही उपशाखा है। मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुंडा कहा जाता था। ऐसे कई गांव पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी निर्मित की जाती थी जिसका प्रमुख मानकी होता था। इसी शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा सा आप हाईलाइट करिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुंडा कहा जाता है। ऐसे कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी निर्मित की जाती है और जिसका प्रमुख मानकी होता है। तो यहाँ पे समझे क्या बोल रहा है? मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या बोलते हैं? मुंडा। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, हेड ऑफ ग्राम पंचायत, वो मुंडा होता है। ऐसे कई ग्राम पंचायतों को, ठीक है, ऐसे कई ग्राम पंचायत 10-20, ठीक है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पट्टी निर्मित। तो पूछेगा कि पट्टी क्या होता है? पट्टी क्या होता है? तो मुंडा जनजाति में, ठीक है, कई ग्राम पंचायतों को जब मिला दिया जाता है, ठीक है, कई ग्राम पंचायतों को जब मिला दिया जाता है तो उससे एक पट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे 20-30, ठीक है, कई सारे जब ग्राम पंचायतों को मिलाया जाता है ना, तो पट्टी निर्मित होती है और उस पट्टी के हेड को क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं। उस पट्टी के हेड को क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत बड़ा या पट्टी बड़ा? तो देखिए पट्टी बड़ा, क्योंकि कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाया गया है ये पट्टी। तो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाया जाता है। पट्टी जो बनाया जाता है ये कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाया जाता है और पट्टी के हेड को क्या बोलते हैं? मानकी। अच्छा, मुंडा जनजाति में ग्राम पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं? तो ग्राम पंचायत का अगर हेड पूछेगा ना, तब आपका आंसर मुंडा होगा। लेकिन पट्टी का हेड पूछेगा, पट्टी किससे बनता है? तो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पट्टी बनता है और पट्टी के हेड को हम लोग मानकी कहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। ठीक है, इस शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से संबंधित यहाँ पे कुछ संगठन, पद और कुछ तथ्य दिए गए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा है मुंडा। तो मुंडा तो हम लोग जान ही गए कि मुंडा जनजाति में जो ग्राम पंचायत होता है,
ठीक है। तो ग्राम पंचायत के हेड को हम लोग मुंडा बोलते हैं। ऊपर अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट देख सकते हैं, इस शासन व्यवस्था में किसी गांव के प्रधान को, ठीक है, गांव के प्रधान को मुंडा कहते हैं और यह प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान एकत्रित करने का काम करता है। ठीक है, यह प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान एकत्रित करने का यानी कि टैक्स वसूलने का काम करता है। फिर अगला जो हमारा पद है वो है डाकुआ। डाकुआ, इसका क्या इम्पोर्टेंस है इस शासन व्यवस्था में, तो यह मुंडा का सहयोगी होता है तथा मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाता है। देखिए यहाँ पे आप कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, आपको मुंडा में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और मानकी में, मुंडा और मानकी में कन्फ्यूजन एकदम नहीं होना है आपको। ठीक है, मुंडा मैंने क्लियर कर दिया है क्या है कि मुंडा जनजाति में ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, गांव का जो हेड होता है, उसको मुंडा कहते हैं। और मानकी किसको कहते हैं, तो मुंडा जनजाति में कई ग्राम पंचायतों को मिला करके, ठीक है, पट्टी निर्मित होती है और उस पट्टी के हेड को हम लोग मानकी कहते हैं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि मानकी जो होता है ये कई ग्राम पंचायतों का मालिक होता है। जैसे थाना होता है ना, मान लीजिए एक थाना है, तो थाना में कई दरोगा होते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों वाले थाना में जाइएगा तो वहाँ पे 15 से 16 दरोगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उन 15 से 16 दरोगा में एक एसएचओ होता है, वो भी दरोगा लेवल का होता है लेकिन वो सबका हेड होता है। ठीक है, उसी प्रकार मानकी ये कई ग्राम पंचायतों का हेड होता है और उन कई ग्राम पंचायतों से मिलकर जो एक बनती है उसको पट्टी, ये पट्टी का हेड होता है मानकी। ठीक है, तो पट्टी को आप थाना यानी कि स्टेशन, पुलिस स्टेशन से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं ना, यानी कि पूरा थाना का इंचार्ज, उसी प्रकार पूरा पट्टी का इंचार्ज कौन होता है, पूरा पट्टी का इंचार्ज होता है मानकी। ठीक है, तो ऐसे इसको आप रिलेट करके किसी भी तरह से याद रखने का प्रयास करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, मानकी देख रहे थे हम लोग। ठीक है, तो मानकी तो हो गया। डाकुआ, यह मुंडा का सहयोगी होता है तथा मुंडा के निर्णय एवं आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाता है। तो पूछ लेगा कि जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है इसमें मुंडा का सहयोगी क्या कहलाता है, तो मुंडा का सहयोगी डाकुआ कहलाता है। मुंडा के निर्णय एवं आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाता है। तो पूछेगा कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का जो भी निर्णय होता है, जो भी डिसीजन होता है, ठीक है, आदेश होता है, उसको गांव के लोगों तक कौन पहुंचाता है, डाकुआ। ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा के निर्णय एवं आदेशों को गांव के लोगों तक कौन पहुंचाता है, डाकुआ पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, डाकुआ पहुंचाता है। ये क्लियर रहना चाहिए। मुंडा का सहयोगी कौन होता है, डाकुआ होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मानकी की। 7 से 12 गाँव को मिलाकर, जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कि कई ग्राम पंचायतों को मिला करके क्या बनता है आपका, तो पट्टी बनता है और पट्टी के हेड को हम लोग मानकी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 7 से 12 गाँव को मिलाकर एक पड़ाहा का निर्माण होता है जिसका प्रमुख मानकी। तो पड़ाहा और पट्टी एक ही है, पड़ाहा और पट्टी आपका जो है ना एक ही है, याद रखिए। पड़ाहा पूछे या पट्टी पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। तो पड़ाहा और पट्टी, इसका प्रावधान कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पड़ाहा और पट्टी ये 7 से 12 गाँवों को मिलाकर बनाया जाता है। और पड़ाहा के हेड को या फिर पट्टी के हेड को हम लोग क्या कहते हैं, मानकी कहते हैं। मानकी द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडा एवं डाकुआ की उपस्थिति होती है जिसमें सर्वसम्मति से किसी मामले का निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पीर पंच। अब ये पीर पंच क्या होता है, तो पड़ाहा का न्यायिक प्रधान पीर पंच कहलाता है। याद रखिए, जो पड़ाहा का न्यायिक प्रधान है, पड़ाहा का न्यायिक प्रधान, ठीक है, ये पीर पंच कहलाता है। पड़ाहा तो आपका क्लियर हो गया, वही पट्टी को ही पड़ाहा कहते हैं, ये क्लियर रहना चाहिए आपका। पट्टी को ही पड़ाहा कहते हैं। अब पड़ाहा का या फिर पट्टी का, पड़ाहा या फिर पट्टी का जो न्यायिक प्रधान है इसी को हम लोग पीर पंच कहते हैं। तो पूछेगा कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पीर पंच क्या है, तो पीर पंच याद रखिए ये पड़ाहा या पट्टी का न्यायिक प्रधान कहलाता है होता है। पीर पंच जो होता है ये पड़ाहा या पट्टी का न्यायिक प्रधान को पीर पंच कहते हैं। ठीक है, पीर पंच। चलिए अगला हम लोग देखते हैं तहसीलदार, फिर द्वियूरी, फिर यात्रा द्वियूरी, इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो पहला देखते हैं तहसीलदार। यह गांव का राजस्व अधिकारी होता है जो मुख्यतः लगान वसूली का काम करता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, राजस्व अधिकारी टैक्स वसूलने का काम करता है। फिर द्वियूरी, ठीक है,
यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। देखिए अभी ऊपर हम लोग क्या पढ़े, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो धार्मिक प्रधान उसको हम लोग क्या कह रहे थे, नायके कह रहे थे। अब यहाँ पर जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो कि हो जनजाति से संबंधित है, तो यहाँ पर धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, दिउरी। ठीक है, जो आपका दिउरी है, हो जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, दिउरी, या फिर मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, दिउरी कहते हैं। ठीक है, ये जो दिउरी है ये पूजा पाठ, पर्व त्यौहार आदि, शादी विवाह आदि में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है। यह धार्मिक विवादों के मामलों को सुलझाने का भी काम करता है। अब अगला है यात्रा दिउरी। यह दिउरी का सहयोगी होता है। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जो धार्मिक प्रधान दिउरी है, तो उसकी सहायता के लिए, उसके सहयोग करने के लिए एक पद है, उसको क्या कहते हैं, तो यात्रा दिउरी कहते हैं। यह दिउरी को सहयोगी है। ठीक है, इसको ध्यान रखें यहाँ पर। चलिए अब हम लोग देखेंगे ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। अब ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखिए, खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहोर या ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति मुंडा समाज की एक उपशाखा है। जो खड़िया जनजाति है ये किसकी, मुंडा समाज की एक उपशाखा है। जैसे कि हो जनजाति वो भी मुंडा समाज की एक शाखा थी, और जो खड़िया है ये भी मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। अतः इनके स्वशासन पद्धति में मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप दिखाई पड़ती है। ढोकलो का अर्थ बैठक तथा सोहोर का अर्थ अध्यक्ष होता है। ढोकलो का अर्थ क्या होता है, तो ढोकलो का अर्थ बैठक होता है और सोहोर का अर्थ अध्यक्ष होता है। खड़िया जनजाति के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी या सबर खड़िया। ठीक है, पहाड़ी खड़िया या फिर सबर खड़िया। पहाड़ी खड़िया को हम लोग सबर खड़िया भी बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों की स्वशासन पद्धति में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। सन 1934-35 में के लगभग खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण हेतु एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है। ढोकलो सोहोर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया, जबकि इस समिति ने पंचायती व्यवस्था का विरोध किया। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप थोड़ा बेहतर ढंग से याद रख सकते हैं क्या, कि ढोकलो सोहोर महासभा द्वारा, ठीक है, किस चीज़ का समर्थन किया गया, तो जाति प्रथा का। ठीक है, जाति प्रथा का। ढोकलो सोहोर महासभा ने किसका समर्थन किया था, तो जाति प्रथा का समर्थन। और किसका विरोध किया, तो याद रखिएगा पंचायती राज का विरोध किया था। तो ढोकलो सोहोर महासभा ने किसका विरोध किया था, पंचायती राज का विरोध किया था। और समर्थन किसका किया, तो जाति प्रथा का समर्थन, यानी जाति प्रथा को सपोर्ट किया इन्होंने। चलिए अब यहाँ पे इससे संबंधित पदों को हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो पहला, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के अंदर पहला पद हमारा है महतो। महतो का क्या इंपॉर्टेंस है इस शासन व्यवस्था में, इसको देखते हैं। पहला पॉइंट है, परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव बसाया था उन्हें महतो कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, महतो उनको कहते हैं परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव बसाया। ठीक है, परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनल रूप से जिन लोगों ने गांव बसाया उनको हम लोग क्या कहते हैं, महतो कहकर संबोधित करते हैं। महतो को गांव का मुख्य व्यक्ति माना जाता है। महतो को गांव का मुख्य व्यक्ति माना जाता है। यह पद सामान्यतः वंशानुगत होता है। देखिए अभी तक हमने 3 शासन व्यवस्थाओं को देखा। पहला हमने देखा मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में हेड ऑफ विलेज कौन था, तो हेड ऑफ विलेज आपका मांझी था। ठीक है, फिर हमने बाद में देखा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन था, तो गांव का प्रधान मुंडा था। ठीक है, और जब कई गांवों को मिला करके हम लोगों ने क्या बनाया था, तो पट्टी या फिर पढ़ा, और पट्टी या पढ़ा के हेड को हम लोग क्या बोल रहे थे, मानकी बोल रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था है, यहाँ पे गांव का जो मुख्य व्यक्ति, ठीक है, ये महतो होता है। ठीक है, गांव वालों की सहमति से महतो को बदला जा सकता है। गांव की पंचायतों में महतो अनिवार्य रूप से भाग लेता है। तो किसी दंड संबंधी फैसले में महतो की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर नोट पॉइंट देखिए, पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को डंडिया तथा धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को पहाड़ी खड़िया के लिए विशेषकर बताया गया है कि पहाड़ी खड़िया में, इसको आप अच्छे से याद रखें, जो पहाड़ी खड़िया है
तो पहाड़ी खड़िया में गांव के प्रधान को डंडिया कहते हैं। पहाड़ी खड़िया में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? डंडिया। पहाड़ी खड़िया में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? डंडिया कहते हैं। तथा धार्मिक प्रधान को, पहाड़ी खड़िया के अंतर्गत धार्मिक प्रधान को दिहुरी कहा जाता है। ठीक है, दिहुरी कहा जाता है। दिहुरी धार्मिक कार्यों के साथ साथ डंडिया के कार्यों में भी सहयोग करता है। तो प्रश्न यहाँ से भी आपको बना सकता है कि पहाड़ी खड़िया में गांव के प्रधान का सहयोगी क्या कहलाता है? तो दिहुरी कहलाता है। दिहुरी धार्मिक कार्यों को देखता ही है, साथ ही साथ ये डंडिया को सहयोग भी करता है। ठीक है, फिर छंदिया। अब ये छंदिया क्या है भाई? तो खड़िया गांव के ग्राम पंचायत को छंदिया कहा जाता है। छंदिया के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये आपका पद है छंदिया का। तो छंदिया क्या है? तो खड़िया गांव के ग्राम पंचायत को छंदिया कहते हैं। छंदिया किसे कहते हैं? खड़िया गांव के ग्राम पंचायत को छंदिया किसे कहते हैं? तो याद है कि खड़िया गांव के ग्राम पंचायत को छंदिया कहा जाता है। और छंदिया के मुखिया को क्या कहते हैं? तो छंदिया के मुखिया को प्रधान। ठीक है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खड़िया गांव के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? छंदिया। और छंदिया के मुखिया को क्या कहते हैं? तो छंदिया के मुखिया को प्रधान कहते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर अगला जो पद देखेंगे, नेगी। अब ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में नेगी का क्या महत्व है? तो देखिए, जो नेगी है यह गांव के मुखिया का सहयोगी होता है। गांव का मुखिया कौन? ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? महतो। तो महतो का सहयोगी कौन होता है? नेगी। नेगी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेगी के बारे में, यह सहयोगी भी होता है और संदेशवाहक भी होता है। ठीक है, तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अगर पूछ ले कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में बताइए संदेशवाहक का काम कौन करता है? तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में संदेशवाहक का काम नेगी करता है। ठीक है, नेगी संदेशवाहक का काम करने के साथ साथ ये सहयोगी भी होता है। किसका? महतो का सहयोगी। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में, ठीक है, महतो का सहयोगी कौन होता है? तो महतो का सहयोगी नेगी होता है। और नेगी सहयोगी होने के साथ साथ जो है संदेशवाहक एज ए मैसेंजर का भी काम करता है। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में मैसेंजर का काम कौन करता है? नेगी करता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। देखिए, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये भी याद रखिए कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? छंदिया। और छंदिया का हेड प्रधान कहलाता है। वहीं जातीय पंचायत की अगर बात हो तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत को धीरा बोलते हैं और धीरा के हेड को बंदिया कहते हैं। तो ये पॉइंट आप क्लियर होना चाहिए आपका कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को छंदिया और जातीय पंचायत को धीरा। ठीक है, छंदिया के हेड को प्रधान और धीरा के हेड को बंदिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है आपको। और नेगी के बारे में याद रखिएगा, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो नेगी का पद है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ये सहयोगी के साथ साथ संदेशवाहक यानी मैसेंजर का भी काम करता है। ये महतो को सहयोग करता ही है काम करने में, लेकिन संदेशवाहक का भी काम करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगला है धीरा। अब धीरा कैसे इम्पोर्टेंट है इसको समझते हैं। खड़िया समाज में जातीय पंचायत को धीरा कहते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने इसको एज अ पॉइंट लिख दिया है। तो खड़िया समाज में जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है तथा इसका प्रमुख बंदिया कहलाता है। और ग्राम पंचायत को छंदिया कहते हैं और छंदिया के हेड को प्रधान कहते हैं। और जातीय पंचायत को धीरा कहते हैं और धीरा के हेड को बंदिया कहते हैं। ठीक है, चलिए खूंट की बात करेंगे। तो खूंट अंतरग्रामीण 2 या अधिक गांव से संबंधित विवादों के निपटारों हेतु सभी गोत्र के गांवों द्वारा मिलकर एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र निर्मित किया जाता है, जिसे खूंट कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? खूंट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर करटाहा की बात करेंगे। करटाहा एक यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पद है, ठीक है, पोस्ट है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट करटाहा के बारे में याद रखिए। करटाहा का जो पद है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में करटाहा का पद ये वंशानुगत नहीं होता। दूसरा, आपको इसको किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता। तो करटाहा के बारे में 2 पॉइंट कि इसका पद वंशानुगत होता है ना, इसका पद वंशानुगत नहीं होता और इसको किसी प्रकार का सैलरी नहीं मिलता। ठीक है, अब आइए पॉइंट्स पर। यह शासन व्यवस्था के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है। जो करटाहा है 20 से 25 गाँव के लोग पंचायत में किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते हैं। तो 20 से 25 गांव के लोग जो है पंचायत में किसी एक योग्य व्यक्ति को करटाहा चुनते हैं। इस पद पर किसी ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान एवं सामाजिक रीति रिवाजों के जानकार व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है।
देखिए यह पद वंशानुगत नहीं होता तथा करटाहा को किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता। यह गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। जो करटाहा होता है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में जो करटाहा का पद है, ये गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता है तथा गांव के विवादों तथा अन्य समस्याओं का समाधान करता है। प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना सोहोर को देने का काम करता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में, ठीक है, वैसा कौन सा है जो प्रत्येक गाँव जो अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना सोहोर को देता है, तो वो है करटाहा। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में कौन अपनी गांव से संबंधित घटना तथा समस्याओं की सूचना सोहोर को देता है, वो है करटाहा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए, करटाहा के बारे में और क्या क्या याद रखना है आपको। यह पूजा पाठ द्वारा उन परिवारों के शुद्धिकरण यानी भात भितार का कार्य भी करता है जिन्हें अशुद्ध घोषित किया गया है। यौन संबंधी अपराधों की दशा में दोषी व्यक्ति को बिटलाहा की सजा देकर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, नियम की अवहेलना करने पर करटाहा को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो करटाहा को क्या पद से हटा सकते हैं? तो हाँ, अगर नियम का उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है, तो करटाहा को पद से हटाया जा सकता है। करटाहा के ऊपर के पदाधिकारी को क्रमशः रेड, परगना राजा, खड़िया राजा कहा जाता है। करटाहा से ऊपर कौन होता है? रेड होता है। जैसे कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल के ऊपर एएसआई, फिर एसआई। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस से चलता है, जैसे करटाहा है, करटाहा से ऊपर पद का रेड से ऊपर होता है परगना राजा से ऊपर खड़िया राजा। तो ऐसे ये चलता है। ठीक है, अब है खड़िया घाट खूट का अध्यक्ष। तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष अंतरग्रामीण पंचायत का अध्यक्ष या फिर खूट का अध्यक्ष, खूट को ही अंतरग्रामीण पंचायत बोलते हैं। तो पूछेगा कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में, ठीक है, खूट क्या है? तो खूट क्या है? तो अंतरग्रामीण पंचायत को खूट कहते हैं। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खूट किसे कहते हैं? तो अंतरग्रामीण पंचायत को ही हम लोग खूट कहते हैं। और ये जो खूट है या फिर अंतरग्रामीण पंचायत, इसका अध्यक्ष खड़िया घाट कहलाता है। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष या फिर अंतरग्रामीण पंचायत का अध्यक्ष क्या कहलाता है? खड़िया घाट। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष या फिर अंतरग्रामीण पंचायत का अध्यक्ष क्या कहलाता है? खड़िया घाट कहलाता है। किसी करटाहा को आपस में ही चुन लिया जाता है। जो खड़िया घाट है ना, ये किसी करटाहा को ही आपस में चुन लिया जाता है और इस पद को खड़िया घाट कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट है। चलिए, इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है ढोकलो के बारे में। अब ढोकलो, जैसा कि इस शासन व्यवस्था का नाम ही है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, तो ढोकलो के बारे में आपको अच्छे तरीक़ा से पता होना चाहिए। तो देखिए, जो ढोकलो है, संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जानते हैं। यानी कि जो बैठक ही होता है ना, बैठक, तो बैठक को हम लोग ढोकलो कहते हैं। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलो का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी गांव के प्रमुख प्रतिनिधि जैसे कि महतो, पाहन, करटाहा शामिल होते हैं। इस बैठक के दौरान आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों की जिम्मेदारी करटाहा की होती है। यानी ढोकलो का जब आयोजन होता है, यानी बैठक का जो आयोजन होता है, तो आयोजन से संबंधित जो तैयारियां करनी होती हैं, ठीक है, तैयारियां जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए माइक लाना है या फिर कुर्सी वगैरह लाना है, टेंट वगैरह गड़वाना है, सामियाना टंगवाना है, तो वो जो जिम्मेदारी होती है, तैयारी की जिम्मेदारी, तो ये करटाहा की होती है। ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहोर का चुनाव लोगों द्वारा इसी सभा के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में, ठीक है, ढोकलो सोहोर का चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष पे होता है? तो प्रत्येक 3 वर्ष में। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में ढोकलो सोहोर का जो चुनाव है, ये कितने साल पे होता है, कितने वर्ष में होता है? तो प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। ठीक है, चलिए, अब है ढोकलो सोहोर। अब ढोकलो सोहोर, इसका चुनाव 3 साल में, याद रखिएगा। ढोकलो का सभापति ढोकलो सोहोर कहलाता है। ढोकलो का सभापति संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, जिसे ढोकलो सोहोर कहा जाता है, और इसका चयन ढोकलो में लोगों द्वारा किया जाता है। और चुनाव याद रखिएगा प्रत्येक 3 साल पे होता है। बड़े मुकदमों का निर्णय राजा द्वारा स्वयं अपने मंत्रियों की सहायता से किया जाता है। तो याद रखिए ढोकलो सोहोर ये क्या है? तो ढोकलो का सभापति ढोकलो सोहोर कहलाता है। ठीक है, ढोकलो सोहोर का चुनाव प्रत्येक 3 साल पे होता है। ठीक है, अब अगला पद हमारा है लिखाकड़। अब लिखाकड़ ये कैसा पद है भाई? तो देखिए, यह राजा का सचिव या मंत्री होता है। ठीक है, राजा का सचिव या मंत्री होता है। लिखाकड़ जो होता है ना,
ये राजा का सचिव या मंत्री होता है तथा राजा को सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता है। ठीक है, तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में राजा का सचिव या मंत्री क्या कहलाता है? लिखाकड़। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में राजा का सचिव या मंत्री क्या कहलाता है? तो लिखाकड़ कहलाता है। अगला है तिंजोकड़। तिंजोकड़ क्या होता है? तो राजा का खजांची। तो ढोकलो सोहोर को लेकर याद रखिएगा, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में राजा का सचिव या मंत्री पूछे तो आपको आंसर करना लिखाकड़ होता है। अगर राजा का खजांची पूछे तो तिंजोकड़ होता है। तिंजोकड़ देखिए, पैसा कौड़ी कहाँ रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं, तो तिजोरी से तिंजोकड़ याद रख सकते हैं। ये आय व्यय का विवरण तैयार करता है। अगला है दीवान। यह राजा का सलाहकार। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के अंदर राजा का सचिव या मंत्री क्या होता है, क्या कहलाता है? लिखाकड़ कहलाता है। ठीक है, राजा का खजांची तिंजोकड़ और राजा का सलाहकार क्या कहलाता है? देवान कहलाता है। देवान कहलाता है। अगला जो हमारा पद है वो है पाहन या कालो। ठीक है, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था के अंदर गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? पाहन या कालो कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पाहन या कालो कहलाता है। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? पाहन या कालो कहलाता है। इसे विभिन्न पर्व त्यौहार के अवसर पर पूजा पाठ हेतु बुलाया जाता है। देखिए, जो पाहन या कालो का पद है यह वंशानुगत पद है, लेकिन गांव वालों की सहमति से भी इसे हटाया जा सकता है। पाहन को गांव वालों की ओर से पहनई जमीन प्रदान की जाती है। ठीक है, अन्य तथ्य की यहाँ पर बात करेंगे। इस समाज में गांव के झगड़ों का निपटारा महतो, पाहन, करटाहा तथा अन्य बुजुर्गों द्वारा सामूहिक रूप से एकत्रित होकर किया जाता है। विवादों के निवारण संबंधी सभा में महतो की अनुपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है, इस समाज में यौन संबंधी अपराधी को मांझी परगना शासन व्यवस्था की भांति समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर इस शासन व्यवस्था से संबंधित पॉइंट्स याद रखने हैं। चलिए।